साधारण कदकाठी लेकिन नैन नक्श तीखे और चेहरे पर गजब की सुंदरता। बेईमान बालमा गई जान जालमा बेईमान बालमा। अदाएं ऐसी ही कि करोड़ों दर्शक जान तक लुटाने को तैयार रहते थे। पहली फिल्म से ही स्टार बन गई और उनकी मौजूदगी फिल्म के हिट होने की गारंटी मानी जाती थी। नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी राजा तोरे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अदाकारा को फिल्म इंडस्ट्री में गायिका के तौर पर एंट्री मिली थी और उनके गाए गीत खासे लोकप्रिय भी हुए। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इन मशहूर फिल्म स्टार का पूरा परिवार फिल्मों से जुड़ा रहा, लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव में वो बिल्कुल अकेली रह गई और उनकी मौत का रहस्य बरसों बाद सुलझ पाया। क्या आप सोच सकते हैं कि अदाकारा पर एक मशहूर निर्देशक और 2 मशहूर अभिनेताओं से रोमांस करने की चर्चाएं हुई और उनमें से 2 के साथ तो उन्होंने ब्याह भी रचाया था। तो प्यार की हो गई जीत बलम हम तेरे हो गए। कौन थी वो अदाकारा और क्यों उन्हें भरपूर शोहरत, दौलत व मोहब्बत मिलने के बावजूद उम्र भर अकेलेपन का दर्द सताता रहा? क्या था उनकी मौत का रहस्य और क्यों बनी रही वह बरसों तक पहेली? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। धीरे धीरे ये मन हुआ तेरा सजन दिन आए मिला। तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी और मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट शिवानी। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 50 और 60 के दशक की हार्ट थ्रोब मानी जाने वाली और दर्शकों ही नहीं फिल्म सितारों के भी दिलों में बसने वाली अदाकारा नलिनी जयवंत की। कि उन्हें 2 शादी के बावजूद अपने पति के बदले उस दौर के मशहूर फिल्म स्टार अशोक कुमार का करीबी माना जाता था। क्या थी उनकी गुमनाम मौत का राज और क्या सचमुच उनकी मौत के बाद उनकी लाश 3 दिनों तक उनके बंगले में सड़ती रही? क्यों उनकी सगी रिश्तेदार कही जाने वाली अदाकाराओं काजोल, तनिषा और नूतन व मोहनीश बहल आदि ने अकेला छोड़ दिया? यह सब कुछ जानने से पहले आइए नजर डालते हैं नलिनी जयंती की जिंदगी और उनके फिल्मी सफर पर। मुंबई के गिरगांव इलाके में जन्मी और पली बढ़ी थी और उनके पिता दादा साहेब जयवंत कस्टम अधिकारी थे। 2 भाइयों के बीच वो अकेली बहन थी। 30 और 40 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रतनबाई नलिनी की सगी बुआ थी, जिनकी बेटी शोभना समर्थ ने भी फिल्म जगत में खासा नाम कमाया था। नलिनी को बचपन से ही नृत्य संगीत का शौक था और उन्होंने मोहन कल्याणपुर से कथक की शिक्षा भी ली थी। इसके बाद ही उन्होंने मीराबाई जवेरी से गायन भी सीखा था। उनके मुताबिक स्वास्तिक, ड्रीमलैंड और इंपीरियल सिनेमा हॉल मेरे घर के आसपास ही थे, इसलिए मन में फिल्मों के प्रति खिंचाव भी था। लेकिन उस जमाने के माहौल को देखते हुए सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी फिल्मों में काम करूंगी। हालांकि शोभना समर्थ मेरी सगी बुआ की बेटी थी जो तब तक फिल्मों में अच्छा खासा मुकाम हासिल कर चुकी थी, लेकिन उनसे भी मेरे पिता खुश नहीं थे। उस जमाने में एक बहुत बड़ा नाम था प्रोड्यूसर चिमनलाल देसाई का, जिन्होंने सागर मूवी टोन, नेशनल स्टूडियोज और अमर पिक्चर्स के बैनरों में जजमेंट ऑफ अल्लाह, मनमोहन, वतन, औरत व निर्दोष जैसी फिल्में बनाई थी। दिल का दर्द ना जाने दुनिया जाने दिल तड़पाना। मोतीलाल महबूब खान, सितारा देवी, गायक अभिनेता सुरेंद्र, महान गायक मुकेश आदि कई कलाकारों को लॉन्च करने वाले चिमनलाल देसाई ने पहली बार एक सिनेमा हॉल की दर्शक गैलरी में देखा था। किस्सा कुछ यूं है कि चिमनलाल और उनके पुत्र वीरेंद्र देसाई दोनों पिता पुत्र फिल्म देखने सिनेमा घर पहुंचे। शो के दौरान दोनों की नजर एक लड़की पर पड़ी जो तमाम भीड़ में भी अपनी दमक बिखेर रही थी। यह नलिनी जयवंत थी, जिनकी आयु उस समय मुश्किल से 13 या 14 बरस की ही थी।
दोनों पिता पुत्र की जोड़ी ने दिल ही दिल में इस लड़की को अपनी अगले फिल्म की हीरोइन चुन लिया और ख्यालों में खो गए। फिल्म कब खत्म हो गई, कब वह लड़की अपने परिवार के साथ गायब हो गई, इसकी खबर तक दोनों को न हुई। एक दिन वीरेंद्र देसाई अभिनेत्री शोभना समर्थ से मिलने उनके घर पहुंचे तो देखा कि नलिनी वहां मौजूद थी। आँख खुलते ही तुम छुप गए हो, कहाँ तुम अभी थे यहाँ। नलिनी को देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई और बाछे खिल गई। इस बार वीरेंद्र देसाई ने बिना देर किए नलिनी के सामने फिल्म का प्रस्ताव रख दिया। नलिनी के लिए तो यह मन मांगी मुराद पूरी होने जैसा था। डर था तो सिर्फ पिता का, जो फिल्मों के सख्त विरोधी थे, लेकिन वीरेंद्र देसाई ने उन्हें मना लिया। नलिनी जयवंत के मुताबिक एक रोज शोभना समर्थ के घर नूतन के जन्मदिन के मौके पर उनकी मुलाकात चिमनलाल देसाई से हुई, जो उन दिनों नेशनल स्टूडियोज के बैनर में फिल्म राधिका की तैयारियों में जुटे थे। नलिनी जयवंत की उम्र उस वक्त करीब 14 बरस की थी। चिमनलाल देसाई ने उन्हें फिल्म राधिका की मुख्य भूमिका में लेने की इच्छा जताई, जिसके लिए नलिनी के पिता ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन चिमनलाल ने हार नहीं मानी। आखिरकार नलिनी के पिता को चिमनलाल की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। साल 1941 में रिलीज हुई फिल्म राधिका का निर्देशन चिमनलाल देसाई के बेटे वीरेंद्र देसाई ने किया था। लड़की है मीठा ही, दिल होता है दीवाना, यही है ज़माना जी। नलिनी जयवंत ने अशोक घोष के संगीत निर्देशन में फिल्म राधिका में हरीश, नूरजहां और मारुति राव के साथ मिलकर 4 डुएट्स व 3 सोलो गीत गाए थे। उनकी शुरुआती 5 में से 3 फिल्में राधिका, बहन और निर्दोष 1941 में आई थी। फिल्म बहन में नलिनी ने 4 और निर्दोष में 6 गाने गाए। 1942 में फिल्म आंख मिचौली और 1943 में आदाब अर्ज आई। नलिनी जयवंत ने फिल्म आंख मिचौली में और आदाब अर्ज में 4 गीत गाए थे। उन फिल्मों में काम करते करते कब उन्हें प्रोड्यूसर वीरेंद्र देसाई से प्यार हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला। वीरेंद्र उनसे उम्र में बहुत बड़े थे और पहले से शादीशुदा भी थे, लेकिन 1945 में दोनों ने शादी कर ली। हिंदी के मशहूर कहानीकार उपेंद्र नाथ अश्क अपनी किताब फिल्मी दुनिया की झलकियों में लिखते हैं कि बीवी बच्चों के होते हुए दूसरी शादी कर लेने की वजह से वीरेंद्र देसाई को उनके घर और बिजनेस से बेदखल कर दिया गया था। ऐसे में उनके पारिवारिक बैनर्स नेशनल स्टूडियोज और अमर पिक्चर्स से पति पत्नी का रिश्ता टूटना भी स्वाभाविक ही था। मजबूरन वीरेंद्र देसाई और नलिनी को फिल्म कंपनी फिल्मिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा और वो फिल्मिस्तान स्टूडियोज के पास ही मालाड में किराए के मकान में रहने लगे। अश्क के मुताबिक उस दौरान फिल्मिस्तान के बैनर में शिकारी, सफर और एट डेज जैसे फिल्में बनी, जिनमें वीरा, पारो और शोभा आदि को बतौर नायिका लिया गया, लेकिन ना तो नलिनी को अभिनय का मौका दिया गया और ना ही वीरेंद्र देसाई को निर्देशन का। उन दोनों को बिना काम किए हर महीने 2000 रुपए बतौर वेतन दिया जा रहा था। अश्क ने लिखा कि उन दोनों को काम न मिलने की वजह शायद नलिनी की ये शर्त हो रही थी कि वो सिर्फ अपने पति वीरेंद्र देसाई के निर्देशन में काम करेंगी। अश्क यह भी जोड़ते हैं, हो सकता है कि फिल्म के पर्दे पर नलिनी की सफलता को देखकर शशधर मुखर्जी ने फिल्मिस्तान की पहली फिल्म चल चल रे नौजवान की नायिका नसीम का रास्ता साफ करने के लिए 2 साल का अनुबंध करके नलिनी को बिठा दिया हो और यही अंतिम बात मुझे सही लगती है। अश्क जो उन दिनों वीरेंद्र देसाई के लिए किसी फिल्म की कहानी लिख रहे थे, ये भी कहते हैं, तभी मुझे पता चला कि ऊपर से खूब मजे से रहते दिखाई देने वाले डायरेक्टर वीरेंद्र देसाई और नलिनी जयवंत अंदर से बहुत परेशान और कुंठित है और इस बीच नलिनी का नाम फिल्मी दर्शक जगत भूल गए। संभवतः देसाई के निर्देशन की शर्त रखकर नलिनी ने अपना बहुत अहित किया। उस दौरान उनकी सिर्फ एक फिल्म विनस पिक्चर्स की फिर भी अपना है प्रदर्शित हुई थी, जो बहुत लंबे समय से बन रही थी और वर्ष 1946 में रिलीज हुई। नलिनी जयवंत के मुताबिक महज 3 साल के अंदर साल 1948 में उनकी शादी टूट गई। फिल्मिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने और वीरेंद्र देसाई से अलग होने के बाद उनके करियर ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी। वर्ष 1948 में दिलीप कुमार के साथ उनकी फिल्म अनोखा प्यार रिलीज हुई, जो खासी लोकप्रिय रही। उसी साल त्रिलोक कपूर के साथ उनकी फिल्म गुंजन ने भी ठीक ठाक कारोबार किया। फिल्म गुंजन का निर्माण नलिनी प्रोडक्शंस के बैनर में हुआ था, जिसका निर्देशन वीरेंद्र देसाई ने किया था। नलिनी फिर से दर्शकों के दिलो दिमाग पर राज करने लगी। अगले साल यानी वर्ष 1949 में भारत भूषण के साथ उनकी फिल्म चकोरी आई, जिसमें कहानी हीरोइन के ही इर्द गिर्द
लिखी गई थी। वर्ष 1950 में नलिनी की एक के बाद एक 3 फिल्में आई और सभी बड़े बैनरों व ए ग्रेड के सितारों से सजी थी। शेखर और भारत भूषण के साथ आंखें, देवानंद के साथ हिंदुस्तान हमारा और किशोर कुमार और सज्जन के साथ मुकद्दर रिलीज हुई। निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल की फिल्म आंखें से ही संगीतकार मदन मोहन ने अपने करियर की शुरुआत की थी। नलिनी जयवंत ने फिल्म गुंजन में 6, चकोरी में 1 और मुकद्दर में 3 गीत भी गाए थे, लेकिन ये तमाम फिल्में कोई खास करिश्मा नहीं दिखा पाई। सही मायनों में नलिनी को स्टार का दर्जा हासिल हुआ फिल्मिस्तान की ही फिल्म समाधि से, जो साल 1950 में प्रदर्शित हुई थी। उधर उसी साल बॉम्बे टॉकीज के बैनर में बनी फिल्म संग्राम भी कामयाब रही। इन दोनों ही फिल्मों के हीरो अशोक कुमार और संगीतकार सी रामचंद्र थे। 1950 का दशक नलिनी के लिए बेहद व्यस्तताओं से भरा रहा। साल 1991 से साल 1960 के बीच उनकी कई फिल्में रिलीज हुई जो खासी सफल भी रही। साल 1956 में उन्हें केंद्र में रखकर कई फिल्में बनी, जिनमें प्रमुख थी भारती और दुर्गेश नंदिनी। इसके अलावा उस साल रिलीज हुई नलिनी जयवंत की फिल्में थी आन बान, आवाज, 50-50, हम सब चोर हैं, इंसाफ और सुदर्शन चक्र। प्रभुदयाल फिल्म मुनीम जी में नलिनी जयवंत के साथ काम कर चुके थे। फिल्म अमर रहे ये प्यार के दौरान उन दोनों ने शादी कर ली। आगे चलकर प्रभुदयाल ने हम दोनों और दुनिया जैसे फिल्मों में अभिनय के अलावा बतौर सह निर्देशक काम किया, लेकिन नलिनी जयवंत फिल्म बॉम्बे रेसकोर्स के बाद फिल्मी दुनिया से अलग होकर अपनी गृहस्थी संभालने में व्यस्त हो गई। खास बात यह रही कि दोनों ही शादियों के बावजूद नलिनी जयवंत कभी मां नहीं बन पाई और कहा जाता है कि इस बात का उन्हें जीवन भर मलाल रहा। करीब 18 साल बाद एक बार फिर से वो साल 1983 में प्रदर्शित हुई फिल्म नास्तिक में नायक अमिताभ बच्चन की मां की भूमिका में नजर आई। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है, साल 1954 में आई फिल्म नास्तिक नाम की फिल्म में भी नलिनी ने काम किया था। उस फिल्म में नलिनी लीड एक्ट्रेस थी, जबकि इस फिल्म में नलिनी ने मां का किरदार निभाया था। अमिताभ बच्चन वाली नास्तिक के बाद नलिनी ने खुद को हमेशा के लिए एक्टिंग से दूर कर लिया। नलिनी ने कहा था, वो फिल्म मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। मुझे मेरी भूमिका जैसे सुनाई गई थी वैसा फिल्म में कुछ भी नहीं था। मैं इस तरह से काम नहीं कर सकती, इसलिए मैंने खुद को फिल्मों से पूरी तरह दूर रखना ही बेहतर समझा। साल 1983 में बनी फिल्म नास्तिक को छोड़ दिया जाए तो साल 1941 से 1965 के 25 सालों के अपने करियर में नलिनी ने 60 फिल्मों में नायिका की भूमिका निभाई। इनमें से साल 1946 में बनी फिल्म फिर भी अपना है को साल 1991 में भाई का प्यार के नाम से दोबारा प्रदर्शित किया गया था। अशोक कुमार और अजित के साथ नलिनी जयवंत की जोड़ी खूब जमी। इन दोनों ही अभिनेताओं के साथ नलिनी ने 10-10 फिल्मों में काम किया। फिल्म निर्दोष और नंद किशोर हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा में भी बनी थी, तो नलिनी ने गुजराती फिल्म वारसदार में भी काम किया, जो वर्ष 1948 में रिलीज हुई। इसके अलावा उन्होंने 9 फिल्मों में कुल मिलाकर 39 गीत भी गाए। साल 2001 में प्रभुदयाल के गुजरने के बाद नलिनी जयवंत अपने विशाल बंगले में बिल्कुल अकेली रहती थी। पास ही में उनके भाई का बेटा और उसका परिवार रहता था, जो नलिनी जी की देखभाल करता था। हालांकि मशहूर अभिनेत्री नूतन, उनके बेटे मोनीश बहल, बहन तनुजा और उनकी बेटियां काजोल व तनीषा आदि नलिनी जयवंत की करीबी रिश्तेदार थी, लेकिन उनमें से कोई उनके बुढ़ापे में उनके यहाँ देखा नहीं गया। 18 फरवरी 1926 को जन्मी नलिनी जयवंत का देहांत करीब 85 साल की उम्र में 22 दिसंबर 2010 को हुआ। तो भी बहुत कम फिल्मी सितारे उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मृत्यु के बाद होने वाले तमाम पारंपरिक अनुष्ठान उनके भतीजे द्वारा उनके घर से किए गए। नलिनी जी के निधन के फौरन बाद उनके बंगले पर लटके ताले को देखकर मीडिया में खलबली मच गई और बिना सच्चाई जाने नलिनी के निधन को रहस्यमयी मौत करार दे दिया गया। मतलब यह कि जो रहस्य था ही नहीं, उस पर ही सस्पेंस बना दिया गया और मीडिया की भेड़ चाल में इसे कभी सुधारा भी नहीं गया, क्योंकि उनके यहाँ कोई प्रवक्ता जैसा नहीं था। बहरहाल इतनी मशहूर अभिनेत्री का यूं खामोशी से चले जाना भी बॉलीवुड की उस कड़वी हकीकत को बयां करता है, जिसमें कहा जाता है यहाँ सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको नलिनी जयवंत के जीवन से जुड़ी और कोई बात पता हो तो वह भी हमें अवश्य बताएं। अब दीजिए अपने दोस्त एंड होस्ट शिवानी को इजाजत। नमस्कार।